जहाँ तक MIM के 5 विधायकों की मुलाकात है, इस मामले में किसी ऐन कैन का आदमी को मुतासिर नहीं होना चाहिए। हमने साफ कहा था कि साहब बीजेपी के जो नज़रियात हैं उनकी विचारधारा हम करीब ही नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम महागठबंधन के साथ भी नहीं हैं, लेकिन हम उसूलों की बुनियाद पर हम साथ दे सकते हैं। तो हमने ये किया है। आपको पता होगा कि मैंने कहा कि मैं एक अलग राह से चल कर आया हूँ, है ना। तो मेरी पगडंडी वाली राह है, आज भी पगडंडी पर हम चल रहे हैं। कोई साथ मांगेगा अच्छे कामों में तो साथ देंगे, वरने नैतिक समर्थन करेंगे। वैसे हमारा अपना संघर्ष चल रहा है। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए पटना से, और पटना में भी हम बातचीत कर रहे हैं MIM के सदर अख्तरुल ईमान, जो अब विधायक भी हैं MIM के। आपकी पार्टी के भी इस बार 5 विधायक चुने गए। आप लोग जिस गठबंधन का हिस्सा थे, उस गठबंधन में एक बसपा भी थी। बसपा के एक MLA इस बीच जिस तरीके से पहले वो नानुकुर करते रहे और फिर वो अब जनता दल यू के साथ हैं। आपकी भी मुलाकातें इस बीच हुई हैं। उन मुलाकातों के क्या निहितार्थ निकाले जाएं? देखिए, इधर तो हमारी जो हमारे गठबंधन के दूसरे MLA हैं, उनके ताल्लुक़ से जमा साहब से हमारी कोई नज़दीकी गुफ्तगू नहीं हो पाई है, इसलिए उसके ताल्लुक़ से मैं नहीं कह पाऊँगा। जहाँ तक MIM के 5 विधायकों की मुलाकात है, इस मामले में किसी ऐन कैन का आदमी को मुतासिर नहीं होना चाहिए। बाढ़ है, बेरोजगारी है, पुलों के निर्माण की समस्या है, डॉक्टरों की कमी है, टीचरों की कमी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस में अब तक कुछ काम आगे नहीं बढ़ पाया है। इन तमाम तर मुद्दों को लेकर हम लोग कल मिले हैं माननीय मुख्यमंत्री से, और इत्तेफाक से हम लोग 5 इसलिए मिले कि सबकी ये समस्या जो है सबकी साझा समस्या है। बिहार सरकार की जो आपदा नियमावली है वो ये कहती है कि जो आपदा पीड़ित हैं, ख़ास करके नदी से कट जाएं, उनको सर्टेन रकम मिलनी चाहिए, उनकी झोपड़ी के लिए, उनके मकान के लिए, उनकी मवेशी बह गई है, सब के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री का एक बड़ा पवित्र सा शब्द है कि साहब राजकोष पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। और माननीय मुख्यमंत्री के जो पदाधिकारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कौल का, इस कथन का पूरा मजाक उड़ा रहे हैं, है ना। आज 2017 से लोग विस्थापित हैं और आज तक कोई आपदा नियमावली के अनुरूप उनको कोई सहायता की राशि नहीं मिल पाई। उनके घर कट गए, उनकी खेतियां बह गई, उनके खेत में रेत जमा हो गई है। आपदा नियमावली में रेत हटाने के लिए भी पैसा है, तो रेत हटाने के लिए कहाँ पैसा मिलेगा? इनको घर बसाने के लिए पैसा नहीं मिल पाया, है ना। आप देखेंगे कि पीने का पानी स्वच्छ भारत के नारे दिए जा रहे हैं, उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं की गई है। कैंप में आ गए, उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। नाच तमाशे मेला लगे तो वहाँ पानी पिलाओगे। शहरों में यहाँ झरने से बारिश बरसाओगे, कुत्तों को यहाँ पर हॉस्पिटल दोगे, और सीमांचल के जो लोग मर रहे हैं उनके बारे में लोगों को ख्याल नहीं है। ये तमाम तर मामला जो हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में देने के लिए हम लोग गए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बिहार का अगर संतुलित विकास करना चाहते हैं, इंसाफ के साथ तरक्की की बात करते हैं, तो क्या सीमांचल की तरक्की किए बगैर बिहार का संतुलित विकास हो पाएगा? क्या इंसाफ के साथ तरक्की का जो दावा आपका है, अगर सीमांचल की यही हालत रही तो ये दावा तो पूरे तौर पर सच नहीं हो पाएगा। तो हम लोग यही बात कहने के लिए गए थे, और मुख्यमंत्री जी ने बड़ी तवज्जो से सुनी, है ना। मुख्यमंत्री जी को जब हम लोगों ने कहा कि वहाँ की नदियों में 20-20, 25-25 बल्कि 50 किलोमीटर पर भी पुल नहीं है, और साहब कश्तियों में लोगों को पार होनी पड़ रही है, तो मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और काफ़ी अफसोस के साथ उसने उसको सुना है। और हम लोग समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी काम करेंगे इस ताल्लुक से। ये हम लोग गए थे मिलने के लिए। मतलब रूटीन मुलाकात ही कहे जाए। भाई, भाई एमएलए का मुख्यमंत्री से मिलना तो रूटीन मुलाकात का ही नहीं हिस्सा है भाई। अभी हाउस चलेगा तो सारे विधायक लोग जाएंगे, राजद के हों, भाजपा के हों, दूसरी पार्टियों के हों, सभी लोग जाएंगे मिलने के लिए। भाई वो राज्य के मुखिया हैं, सदन के नेता हैं, विकास के कामों में बहुत सारी उनकी सहमति, अनुमति, उनका विश्वास ज़रूरी है। तो हम लोग तो जा रहे हैं। हमारा एक हिस्सा दूसरा वो भी है कि हम लोग अपने वहाँ की समस्याओं को लेकर संजीदा एक लड़ाई लड़ रहे हैं। यही वजह है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर डिपार्टमेंट्स तक जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्टर्स को, चाहे वो फ्लड का मामला हो तो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर को हम लोगों ने दिया, रोड के मसाइल हों तो RWD को हम लोगों ने दिया है, पुल का मसला हम लोगों ने उठाया है, एजुकेशन का मसला है, हेल्थ का मसला है, आपदा का मसला है। अभी कई दिन पहले आपदा के भी हम सचिव से मिले हैं। तो ये सारे मसले को हम लोग सब जगह दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कल हम लोगों ने बात की है, आगे गवर्नर साहब से भी हम लोग मिलेंगे कि अगर समय रहते हुए हम लोग के इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, इस सिलसिले में कोई पहल नहीं हो सकी, तो फिर सीमांचल में हमको एक जन आंदोलन करना लाजिम हो जाएगा। चूँकि वहाँ के लोगों ने पहले ही नारा दिया है, सीमांचल के समस्याओं का करो समाधान, वरना
नहीं होगा फिर चक्का जाम। तो ये हमें तो करना पड़ेगा। चूंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से एक कृषि कानूनों का भी बड़ा मसला, और आप लोग भी उस मसले को लेकर के लगातार सड़कों पर हैं, मगर इसमें जो कृषि कानूनों का जो मसला है, एपीएमसी एक्ट जिस तरीके से खत्म हुआ वो, और एमएसपी नहीं मिल रही। आप कोसी सीमांचल की जब विशेष तौर पर बात करते हैं, हम शाहबाद के इलाके से आते हैं तो वहाँ धान की खेती अच्छी होती है, आपके तरफ मक्के की होती है, मगर वो खरीद का जो एक पूरा मसला है, एपीएमसी को सीएम नीतीश कुमार अपने तरीके से अच्छा बता रहे हैं, और कृषि कानूनों को लेकर के आप दिल्ली में या अलग अलग जगहों पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, बीते रोज भी जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, आप क्या देखते हैं, क्या पाते हैं? नहीं, सवाल ये पैदा होता, ये बात तो बिल्कुल सही है कि आज़ादी के इन 73-74 सालों में अगर किसी का दोहन हुआ है तो गरीबों का हुआ और किसानों का हुआ है। किसानों की हालत दिन ब दिन ख़राब हो गई है, और ये तो मैं साधुवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ पंजाब और हरियाणा के किसानों को और पश्चिमी यूपी के किसानों को, कि जिन लोगों ने किसान के मुद्दों के लिए इतनी ज़ोरदार संघर्ष की है और अब तक डटे पड़े हैं सरकार की हज़ारा दावत के बावजूद। लेकिन मामला ये है कि बिहार में जिस तरह से आंदोलन चलना चाहिए वो आंदोलन नहीं चल रहा है। यहाँ दो क्षेत्र आप देखेंगे, मजदूरों का संख्या है, लेकिन असंगठित क्षेत्र के मजदूर होने की वजह से पलायन मजबूरी है और इनके साथ कहीं इंसाफ नहीं हो पा रहा है। अरे हत्या कि वो कमाने के लिए जाते हैं अगर बाहर, तो सिर्फ अपने बीवी बच्चे का पेट आग बुझाने नहीं जाते हैं ना, सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं। लेकिन बाहर में जब मर जाता है तो बिहार सरकार ने अब तक उन मरे हुए सुपूतों को, जो बिहार का था, बिहार के लिए कमाने के लिए गया था, अब उस वक्त उनका वो परिवार रोएगा, मातम करेगा कि लाश को लेके आएगा। अभी हम लोगों ने लेबर मिनिस्टर से कहा है कि साहब वो कमाने सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं जा रहा, वो बिहार के लिए कमाने जा रहा है। तो अगर ऐसी दुख की घड़ी उस पर आ जाए कहीं, तो बिहार सरकार की तरफ से एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए कि उस मजदूर को घर पहुंचाए। अगर सरहदों पे मारा गया सिपाही अगर सम्मान के लायक है, तो बिहार में आप पेट भरने का मौका भी नहीं दे रहे हैं, और उड़े हुए पंछी के तौर पर जाकर दूसरी जगह कमा रहा है, और उन पर कोई विपदा की घड़ी आती हो तो ऐसे वक्त में सरकार को उनके लिए खड़ा होना चाहिए, उनके परिवार के लिए खड़ा होना चाहिए। हम लोगों ने मांग मुतालबा भी किया। आप जब पहला सत्र चला विधानसभा अध्यक्ष की वोटिंग के समय भी आप महागठबंधन के साथ खड़े थे। महागठबंधन उस सवालों पर, बहुत सारे सवालों पर कल मानव श्रृंखला बना रहे हैं। आपकी पार्टी क्या कल साथ रहेंगे आप? देखिए, सवाल ये पैदा होता है, ये महागठबंधन का प्रोग्राम है जी। तो महागठबंधन का प्रोग्राम आपने देखा होगा, हाउस की जो आपने बात कही है, हमने साफ कहा था कि साहब बीजेपी के जो नज़रियात हैं उनकी विचारधारा हम करीब ही नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम महागठबंधन के साथ भी नहीं हैं, लेकिन हम उसूलों की बुनियाद पर हम साथ दे सकते हैं। तो हमने ये किया है। आपको पता होगा कि मैंने कहा कि मैं एक अलग राह से चल कर आया हूँ, है ना। तो मेरी पगडंडी वाली राह है, आज भी पगडंडी पर हम चल रहे हैं। कोई साथ मांगेगा अच्छे कामों में तो साथ देंगे, वो अन्य नेता समर्थन करेंगे। वैसे हमारा अपना संघर्ष चल रहा है। विधानसभा के सत्र के समय आपने एक बात कही, मतलब जो आप एक तरीके से शपथ का जो पूरा कार्यक्रम था उसमें आपकी बात से एक बखेड़ा खड़ा हो गया था कि हिंदी और उर्दू, और तो वो क्या था, और वो उस पर मतलब आप बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया। देखिए भाई, सवाल ये पैदा है कि देश का संविधानिक जो नाम है वो भारत है जी, और लोग हिंदुस्तान भी बोलते हैं, भारतवर्ष बोलते हैं। मुझे तो ये देखकर ताज्जुब हुआ कि मैं समझ रहा था कि इनको तो खुश होना चाहिए, भारत, भारत माता की जय, अखंड भारत, महान भारत, विशाल भारत, ये नारा लेते हैं। और जब मैंने कहा कि भाई हिंदुस्तान की जगह पर, चूंकि हिंदुस्तान कहीं भी आप देख लीजिए, आप संविधान को पढ़ेंगे तो अंग्रेजी में भी लिखा है इंडिया दैट इज भारत जी, है ना। तो हम भारत के लोग, भारत की समरूपता के लिए आप देख लीजिए, उसका पैरेंबल पढ़ लीजिए, तो सब जगह भारत का प्रयोग हुआ है। जहाँ भी संवैधानिक तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो ये बोलने से पेट में ऐंठन क्यों हो गई, हम समझ नहीं पाए आज तक। मामला दूसरा है। मगर ऐसा कहा जाता है कि अख्तरुल ईमान साहब भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि कब कैसे मसलों को उठाना है, कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये अंदाजे हुनर हो तो हर बात सुनी जाती है। मतलब कि वो मौका के बजाय भी कुछ मौका हो सकता था। भाई मौका के बजाय क्या मौका था? हम संविधानिक पद पर आए हैं, संविधान के हवाले से शपथ ले रहे हैं। अगर वहाँ संविधान के स्वरूप में कोई बात अगर सही कही जाती है तो वो तो सबसे बेहतरीन मंच है हमारा ना, संविधानिक बात करने का। और मेरे इस पर संशोधन हुआ है। अगर मेरी ये टिप्पणी अनुचित होती, और आपने देखा होगा कि सदन के दरमियान में जब हमने प्रोटेम स्पीकर से इजाजत चाही, मेरी शैली कितनी नरम थी, मेरे लिए कोई इशू नहीं था। ये बात का बतंगर तो बनाया उन लोगों ने जो लोग उन्माद की एक राजनीति लोग करते हैं, और उन्माद की कुछ लोग मीडियाबाजी भी करते हैं।
तो पत्रकारिता में भी उन्मादी लोगों की एक बड़ी जमात है। बनाने का मौका तो दे दिया आपने। क्यों पॉलिटिकल? ये मामला कहां से पॉलिटिकल आया? मैंने तो कहा था कि भारत से मुझे प्रेम है, हिंदुस्तान से मुझे मोहब्बत है, आई लव इंडिया, ये तो मेरा नारा था। बात कहां से आ गई? मैं इसका इनकार करता तो तब ना। मैंने तो कहता हूं कि पूरे देश के लिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इससे बेहतर तो नगमा कोई लिख ही नहीं सका। कि पहली बार तो कोई शपथ ले नहीं रहे थे अख्तरुल इमान, इससे पहले भी वो विधानसभा अरे भाई, जब नजर पड़ी तो हमने बात बताई। उस वक्त नजर नहीं पड़ी, वो नए नए लोग आएंगे, संविधान का उतना बड़ा ज्ञान ही नहीं रहा होगा। अरे अब तो हम लोग जा रहे हैं पॉलिटिक्स की तरफ, तो चीजों को देख रहे हैं तो गंभीरता के साथ। पहली बार हम जीत के आए थे तो एमएलए बने थे, तो यही हम उसी को देख करके, उसका हुस्न देख करके, स्पीकर का हुस्न देख कर सब कुछ भूल गए। लेकिन अब जब आदमी का दिन आगे आगे बढ़ता है तो हुस्न से मुतासिर नहीं होता है, संजीदगी से हकीकत को भी देखता है। तो हकीकत को देखा तो इसमें क्या बड़ी बात है? ये कोई मुद्दा ही नहीं था। ये देखिए, पत्रकारिता की बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर आप राष्ट्र के लिए पत्रकारिता करते हैं तो उन मुद्दों को उठाइए जो जनहित के मुद्दे हों। आज बिलखते हुए लोग हैं। चलिए सीमांचल में आपको मैं बता रहा हूँ, 40 साल की बुढ़िया औरत में दिखाऊंगा, जो लड़की है लेकिन औरत 40 साल की बुढ़िया आपको नजर आएगी। 15 साल 16 साल की बच्चियों के गोद में बच्चा आप देखेंगे। ये खबर नहीं बन पा रही है ना? पेट में बच्चा लिए हॉस्पिटल के बगैर मर रहे हैं, वो खबर नहीं बन पा रही है। आज भी सैलाब के जमाने में नदी का पानी पीने पर मजबूर है, ये खबर नहीं बन पा रही है। पक्के के घर में जो लोग कल सोते थे आज वो झोपड़ी में फुटपाथ पे पड़े हुए हैं, ये खबर नहीं बन पाती है। किसान अपना खेत छोड़कर 10 एकड़ खेत छोड़कर आज पंजाब के 5 एकड़ वाले किसान की जगह मजदूरी कर रहा है, ये खबर नहीं बन पा रही है। 600 बच्चे हैं स्कूल में, 1-2 टीचर है, ये खबर नहीं बन पा रही है। लोग हॉस्पिटल में आए हैं और डॉक्टर नहीं है, ये खबर नहीं बन पा रही है। और वहां हर दिन लद करके लोग जा रहे हैं बारात के तौर पर, पंजाब और हरियाणा दिल्ली जा रहे हैं, कोरोना का भी डर नहीं और बेरोजगारी की वजह से जा रहे हैं, ये खबर नहीं बन पा रही है। खबर इन चीज़ों को बनानी चाहिए। पत्रकारिता की जिम्मेदारी है कि पत्रकारिता न पक्षधर हो न निष्पक्ष हो, बल्कि सत्य का पक्षधर बनकर सच्चाई को दिखाने का काम करें। बिल्कुल। तो ये हम यहाँ MIM पार्टी के सदर अख्तरुल इमान से बात कर रहे थे उन तमाम मसलों पर, और उस मुलाकात पे भी जो उन्होंने कहा है कि उसके सियासी मायने न देखे जाएं, क्योंकि वो अपने राज्य के मुखिया से मिले हैं और सीमांचल की समस्याओं को लेकर के मिले हैं। द बिहार मेल के लिए, एक्सिस 24 के लिए आशुतोष के साथ मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।